अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर या कह लें एक प्रोफेशनल या एक बिगिनर अपने स्टॉक्स की चॉइस करता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता है, तो उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आइडियल परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स क्या होनी चाहिए। पर्टिकुलरली बिगिनर्स के जहन में यही चीज़ होती है कि मैं किस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाऊँ। तो आज हम ये देखेंगे कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरह का दिख सकता है, यानी एक बैलेंस पोर्टफोलियो में किस तरह के ग्रोथ स्टॉक्स की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, डिविडेंड स्टॉक्स की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस जर्नी पे अच्छे तरीके से चल सकें। तो सबसे पहले जो सवाल है, ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है और ये सवाल है क्या, इस चीज़ को देखते हैं। हर स्टॉक इन्वेस्टर एक बेसिक डिसीजन लेता है कि क्या उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं जो प्राइस को बढ़ा रहे हैं यानी कैपिटल गेन दे रहे हैं, या उन स्टॉक्स में जो रेगुलर कैश डिविडेंड देते हों। यहाँ आपका ये जो चीज़ें हैं किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, या आपकी एज पे डिपेंड करती हैं, या आपकी इनकम नीड के ऊपर डिपेंड करती हैं, रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करती हैं, और इन्वेस्टमेंट के गोल पर भी डिपेंड करती हैं। एक फिक्स्ड फार्मूला सबके लिए सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक आइडियल फ्रेमवर्क की बात करें तो वो ज़रूर किया जा सकता है, या वो ज़रूर आज आपके साथ शेयर किया जा सकता है। अब रिटर्न जो है, इसमें दो तरह के रिटर्न्स हो सकते हैं। पहला रिटर्न वही जो हमारे पास कैपिटल गेन है, और दूसरा डिविडेंड इनकम। अब जो कैपिटल गेन है, जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो आपको मिलता है। डिविडेंड इनकम वही होती है जब कंपनी प्रॉफिट को का हिस्सा जो है वो कैश की सूरत में आपको देती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोनों को दोनों का ये जो सोर्स है, इसको मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये देखें कि ग्रोथ यानी कि कैपिटल गेन स्टॉक्स क्या होते हैं और इनसे आपको आपके ये पोर्टफोलियो का हिस्सा क्यों होने चाहिए। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपना जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर रही होती हैं, इसलिए ये बहुत कम डिविडेंड अनाउंस करती हैं या फिर बहुत ज़ीरो के बराबर का डिविडेंड अनाउंस करती हैं। अगर शेयर प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रो करता है तो अब रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ, लेकिन जो वेल्थ बनाने की पावर है वो भी इसी तरह ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम देखें कि इसके कंपेयर में डिविडेंड स्टॉक्स किस तरीके के होंगे, तो ये स्टेबल और मेच्योर कंपनीज होती हैं। ये हर साल जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा कैश डिविडेंड की फॉर्म में देती रहती हैं। इनका जो शेयर प्राइस है वो स्लो ग्रो करता है, मगर इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम जो है, लिक्विडिटी जो है इन्वेस्टर के लिए वो बिल्ट होती रहती है। यानी आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने अपने 1 लाख रुपए डाल दिए, 2 लाख रुपए डाल दिए, 20 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनकम मेरे हाथ में भी आए, कुछ ना कुछ पैसे मेरे हाथ में भी आए, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि आप अपने स्टॉक्स को बेचें, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने जिन कंपनीज के अंदर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है वो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं कि आपको स्टॉक बेचना भी नहीं पड़ता, और क्योंकि आपने एक अच्छी परसेंटेज खरीद रखी होती है स्टॉक्स की, तो आपको क्या होता है कि आपको डिविडेंड इनकम रिसीव होती है। वो जो पैसे हैं बगैर आपके स्टॉक के बेचे आपके पास आते हैं, और वो आपके पास एक आपकी जो लिक्विडिटी है मनी की उसको मेंटेन कर देते हैं। तो इस तरीके से बगैर कुछ किए भी आपके पास जो है वो इनकम जनरेट होती रहती है। अब अगर हम इसके हवाले से एक आइडियल पोर्टफोलियो के बैलेंस की बात करें तो वो किस तरीके से वर्क कर सकता है। देखिए, यंग इन्वेस्टर्स यानी जिनकी उम्र छोटी है वो 70 से 80% जो है वो ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी टाइम स्पैन ज़्यादा होता है
अपनी गोल्स को अचीव करने का, अपने इनकम ब्रैकेट को बढ़ाने का। और क्योंकि अभी वो इस तरह की उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो 15 से, मतलब ऑब्वियसली माइनर्स भी इसमें अकाउंट बना सकते हैं, तो जो 15 के उम्र के बच्चे हैं या फिर 20 साल के बच्चे हैं, तो 20 साल में ऑब्वियसली आप जॉब की तरफ प्रेफर कर जाते हैं या स्टार्ट कर चुके होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो 20 से 22, 23, 24 साल वाली एज है, इसमें आपकी जो इनकम ब्रैकेट होती है बहुत टाइट किस्म की होती है। आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को भी देखना होता है। तो इसमें आप अगर कैपिटल गेन स्टॉक्स की तरफ प्रेफर करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको इस वक्त डिविडेंड स्टॉक से बेहतर आपके लिए वो हैं जिनकी आगे चल के वर्थ बढ़ जाए और आप उनको सेल करके अपना कोई गोल जो है वो ज़्यादा अचीव कर सकें। और डिविडेंड जो ऑब्वियसली क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टॉक ज़्यादा नहीं है तो आप उससे ज़्यादा चीज़ें हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए किसी एक चीज़ के ऊपर रिलाई करना भी कोई अक्लमंदी नहीं होगी। यानी कि अगर कुछ लोग कहें कि हमें जब डिविडेंड स्टॉक्स पैसे भी दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों ना कर लें कि हम सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स खरीदें। तो उसमें यह है कि अगर आप सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो वो डिविडेंड स्टॉक्स बहुत स्लोली मूव करते हैं ओवर द एयर। तो अगर आपको विद इन द एयर या विद इन आ ईयर और 2 ईयर अगर आपको अपने पैसों की ज़रूरत है, अगर आप उसमें से इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको डिविडेंड की मद में तो शायद फ़ायदा हासिल हुआ हो अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदें, लेकिन कैपिटल गेन क्योंकि स्टॉक्स का नहीं बढ़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ मिनिमम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट आपने गेन किया होगा। प्रॉफिट तो किया होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके कंपेयर में अगर आपके पोर्टफोलियो में कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स भी मौजूद हैं और डिविडेंड स्टॉक्स भी, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड की अमाउंट बहुत स्लो या कह लें कि बहुत कम अनाउंस करती हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, इस तरह का उनका डिविडेंड होगा, लेकिन उनका कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा है। तो उनमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिल रहा होता है, लेकिन आपको कैपिटल गेन का फ़ायदा वहाँ से ज़्यादा होता है और फ्यूचर में आप उन स्टॉक्स को बेच के ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। तो यंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स को, डिविडेंड स्टॉक्स की परसेंटेज को इनिशियली कम रख सकते हैं, एंड विद टाइम वो जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक ज़्यादा होते हैं उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे, जैसे अगर हम एक आध स्टॉक की बात कर लें, मिलर ट्रैक्टर, उसकी प्राइस बहुत एक साइड पे उसका वॉल्यूम बहुत स्टक रहा। मेरे पर्सनली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो बहुत स्टक रहता है उसका वॉल्यूम, और उसकी प्राइस जो है वो आपको अगर आप बेचना चाहें तो आपकी प्रेफर्ड प्राइस आपको शायद ही मिले वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो बिड एंड आस्क प्राइस का स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो डिविडेंड स्टॉक है वो, लेकिन वो अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं, इस वजह से वो इन्वेस्टर्स के या कह लें कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के एक फेवरेट स्टॉक्स में से होता है, क्योंकि वो 40-50 रुपीज़ तक का डिविडेंड अनाउंस कर देता है। सो लेकिन अगर वो आपका स्टॉक 40-50% का डिविडेंड दे रहा है, लेकिन आप जब उसको बेचने जाएँ कोई ख़रीदने वाला ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप अगर उस रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं तो ही जाएँ, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छे स्टॉक्स और भी मौजूद हैं, आप उनकी तरफ प्रेफरेंस दिखा सकते हैं। अब अगर एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर की बात करें, जो एक जिसको डिविडेंड भी चाहिए और एक कैपिटल गेन भी चाहिए, तो वो 50-60% जो है वो कैपिटल गेन स्टॉक्स को प्रेफर कर ले और 40-50% जो है वो डिविडेंड स्टॉक्स। अब डिविडेंड स्टॉक्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? ये PSX Div 20 भी मौजूद है, उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स को सेपरेट कर दिया था कि ये जो स्टॉक्स हैं ये शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स हैं, और जो डिविडेंड भी आपको पे कर रहे हैं तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। जो लेटेस्ट लिस्ट आ चुकी है डिविडेंड की, मतलब जो PSX Div 20 की, उसके मुताबिक वो लिस्ट बनाई गई थी। और जो कैपिटल गेन स्टॉक्स हैं, देन अगेन आप उसके लिए KMI 30 में से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं या मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी वो तकरीबन स्टॉक्स होंगे जो डिविडेंड तो दे रहे होंगे लेकिन उनका डिविडेंड की अमाउंट बहुत कम होगी। अब अगर हम यहाँ देखें कि ऐसे लोग जो इनकम बेस्ड पे अब तकरीबन अपने 50s या 60s के अंदर हैं और रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं, तो आप जो है, अच्छा एक और चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम रिटायरमेंट अपनी तभी प्लान करें जब हमारी एज 50 या 60 के अराउंड पे हो। हम हो सकता है कि एज अ जो एक जेंजीज़ हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम जल्दी रिटायर हो जाएं, तो भी आप इस चीज़ को देख कर चल सकते हैं। तो इस वजह से ही उनके लिए कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स की परसेंटेज को ये 70-80% रखा है। अगर हम
इस वक्त एज ब्रैकेट के हवाले से 50 to 60 वालों की बात करें जो रिटायरमेंट को ही सोच रहे हैं या हेल्थ कंसर्न्स को देख रहे हैं या अपने आगे की मुख्तलिफ जो डिफरेंट गोल्स उन्होंने सेट किए हैं उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो वो फिर 30 to 40% कैपिटल गेन पे रहें और डिविडेंड बेस पे ज़्यादा रहें, क्योंकि उनको सेफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और जो है एक कंटिन्यूटी के अंदर जो लिक्विडिटी है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर उनके लिए प्रेफरेंसेस उसके मुताबिक चेंज हो जाती हैं। अब अगर हम देखें कि सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स क्यों रिस्की हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका पोर्टफोलियो जो है वो 100% ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर होगा तो मार्केट क्रैश में जो प्राइस है वो शार्पली गिर भी सकती है, यानी और उस दौरान में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो सकता है, क्योंकि आपको अगर बेचना पड़ेगा तो आप लॉस पे सेल करेंगे, तो कोई डिविडेंड इनकम नहीं होती और इमोशनली होल्ड करना इन ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं वो आपको स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम ये देखें कि सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स क्यों नहीं, तो अगर पोर्टफोलियो पूरा का पूरा 100% डिविडेंड स्टॉक्स का है तो इनकम मिलती रहेगी, मगर जो वेल्थ ग्रो है वो फास्ट नहीं होगी, बहुत स्लो डाउन रहेगी। इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ग्रोथ, क्योंकि आप लिक्विडिटी आ रही होती है और अगर आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फिर जो कंपाउंडिंग का फिनोमिना है वो नहीं लगता, इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर वेल्थ बनाते हैं। और अगर हम बात करें कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो इसमें आप कोर प्लस ग्रोथ को लेके चल सकते हैं, यानी कोर पोर्शन जो है वो आपका डिविडेंड स्टॉक रहे 40 to 50%, ये पोर्टफोलियो का स्टेबल आपको रख सकता है आपके पोर्टफोलियो को, और जो कैश फ्लो है वो भी आपको देता रहता है। और ग्रोथ पोर्शन यानी जो कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स हैं उनकी परसेंटेज आप 50 to 60% रख सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेंगे आपके लिए। और यानी यही मॉडल जो है वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो डिविडेंड है आपका, अगर वो आप री इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मैजिक किस तरीके से आपके लिए वर्क करता है, तो आप अगर हम उससे पहले ये देखें कि अगर एक आइडियल पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेशन में कि जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उनका एनुअल रिटर्न आपको तकरीबन 12 से 18% मिलता है और ग्रोथ स्टॉक्स तकरीबन आपको 18 से 30% का देते हैं। अब ये साइकिल टू साइकिल चेंज हो सकता है, मैक्रो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की कोलैबोरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे। और पर्टिकुलरली ये तो मैक्रो इंडिकेटर्स हो गए, देन उसके बाद आपकी पर्टिकुलर कंपनी जिसको आपने सेलेक्ट किया है उस पर, क्योंकि देखें 2025 बहुत अच्छा रहा, KSE 100 ने बहुत बड़े जंप्स लिए, लेकिन बहुत सारे लोग स्टिल क्लोजिंग डेट के ऊपर नेगेटिव में थे। उसकी वजह यही थी कि उनके मार्केट के अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, मार्केट ने कोई डाउनफॉल नहीं दिखाया, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गई, लेकिन लोगों ने गलत स्टॉक्स पिक किए। तो आपको अगर नहीं स्टॉक पिकिंग की उस तरीके से मैंने वो आ रही समझ के किस तरीके से हमने उसको कौन से स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो फिर आप ETFs को बाय कर सकते हैं। आप जो है किसी इंडेक्स में से कंपनीज़ को सिलेक्ट करें और फिर उन कंपनीज़ के ऊपर अपने एनालिसिस को करें, ताकि आप सेफ एंड पे ही रहें। क्योंकि वो जो 30 कंपनीज हैं, आप उन 30 टॉप कंपनीज में से, जो अगर KMI 30 की मैं बात करूं, अगर आप उनमें से कुछ सेलेक्ट करें तो ऑब्वियसली आप फिर टॉप में टॉपर ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सेफ साइड पे होंगे। अब अगर हम ये देखें कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली कि ये जब आपको इसका जो मैजिक है वो कैसे वर्क करता है, अगर आप जो है वो डिविडेंड को विड्रॉ ना करें बल्कि जो भी आपके अकाउंट में आता है आप उसको वापस शेयर्स खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ प्राइस प्लस कंपाउंडिंग लगती है। और ये जो है हमने जैसे कल बात की वॉरेन बफे की, तो उनका स्टाइल था वेल्थ बिल्डिंग का, और हमने ज़रूर इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियो बनानी है कि वो अगर यहाँ पाकिस्तान में अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली कुछ स्टॉक्स को परचेज करते तो वो कौन सी कंपनीज हो सकती थी या वो कौन से सेक्टर्स हो सकते थे जो उनके फेवरेट होते। और अगर हम PSX रियलिटी चेक की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो साइकिल्स में चलता है। डिविडेंड स्टॉक्स जो हैं वो क्रैश में पोर्टफोलियो बचाते हैं और जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो रैली के अंदर बिग प्रॉफिट्स देते हैं। इनका मिक्स जो अब आप अगर बैलेंस्ड और मिक्स्ड इनको रखते हैं अपने पास तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब अगर हम लाइफ स्टेज के साथ इसको बैलेंस करें और एग्जाम्पल को भी देख लें, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5.5 लाख रुपए के
के ग्रोथ स्टॉक्स लिए और 4.5 लाख रुपए के अपने डिविडेंड स्टॉक्स लिए, तो 5 साल के बाद अगर हम एक एवरेज 20% देखें तो ये तकरीबन 24,88,000 बनता है और इसमें ईयरली डिविडेंड का कैश फ्लो भी मेंटेन रहता है। अब अगर इसी को हम ये देखें कि आपका जो लाइफ स्टेज के साथ अगर हम इसको देखें, तो अगर यंग एज है तो आप ग्रोथ को प्रेफर कर सकते हैं, मिड एज के अंदर आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, रिटायरमेंट के अंदर आप डिविडेंड को प्रेफर कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पोर्टफोलियो टाइम के साथ एडजस्ट करते रहते हैं। आपने अपने पोर्टफोलियो को रीसेट नहीं करना, रिव्यू ज़रूर करते रहना है। तो अगर इसके हवाले से मैं ये कहूँ कि आज हम क्या फाइनल यहाँ से आउटटेक जो चीज़ें हैं वो लेकर मूव कर रहे हैं, वो ये है कि हम ना सिर्फ डिविडेंड पे फोकस करें, हम ग्रोथ पे भी फोकस करें और इसके साथ साथ हम ये देखें कि हमारे गोल्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने पोर्टफोलियो को अरेंज करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।